नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 326 लेकर के। और आज भी थोड़ा देरी से ही सही 6 सितंबर के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे आज तो 7 सितंबर है। खैर, तो कोशिश यही है कि जैसे तैसे ही सही कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। कल मैंने आपको हमराही के 31वें कार्यक्रम के बारे में बताया था। आज हमराही के 32वें कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं। चूँकि इस पूरी श्रृंखला में मैं ये बता रहा हूँ कि एक एक कहानी कैसे रिकॉर्ड हुई, उसके पीछे की क्या परिस्थितियाँ रही। कहानी तो आप सबने सुन ली, आपने देख ली, आपने जान ली, समझ ली, लेकिन कई बार कहानी की भी अपनी एक कहानी होती है ना। ये वक्त सुबह सुबह का ऐसा होता है कि जॉब जाने का समय होता है। जॉब पर जाने का आवाज़ भी शायद पूरी तरह से नहीं निकल पाती है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आज आवाज़ थोड़ी ठीक से निकले और आपको समझ में भी आए। तो 32वां कार्यक्रम, देखिए कल मैंने आपको एक बात कही थी कि 31वें और 32वें कार्यक्रम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना था। तो 32वां कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही है कि न सिर्फ इस कार्यक्रम को करने के लिए बल्कि इस विवाह में भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमराही कार्यक्रम का भी अपना एक विशेष योगदान रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो पहले तो बताते हैं कार्यक्रम किन के साथ था। कार्यक्रम था हमारे सीनियर साथी, मेरे स्कूलमेट श्रीमान रिंकूलाल जी सोनी और उनकी श्रीमती जी सविता जी के साथ। रिंकूलाल जी राजस्थान से हैं, सविता जी वैसे हैं महाराष्ट्रन लेकिन एमपी से हैं। और इन दोनों की ही ये दूसरी शादी है, लेकिन आज बहुत ही शानदार तरीके से ये परिवार अपना जीवन बिता रहा है। खैर, हमारा उद्देश्य फिलहाल हमराही को रिकॉर्ड करने के पीछे की कहानी के बारे में है। तो दिसंबर 2017 में करीब करीब उसके बाद यानी 2018 से मान के चलिए कि मुझे ये पता चला कि रिंकूलाल जी सर के साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। उनका विवाह जहाँ भी हुआ, जिस भी परिस्थिति में हुआ, उनके साथ ईश्वर ने भी न्याय नहीं किया और आखिरकार उन्हें अलग होना पड़ा। ठीक है, ये सारी बातें तो, लेकिन अब हमारे सीनियर साथी हैं तो एक लिहाज होता है दोस्तों। सीनियर साथी से बात भी नहीं कर सकते हैं आप इस बारे में। कुदरती क्या हुआ, 2020 में जब ये हम लोगों ने मैट्रिमोनियल मीट शुरू किया तो उन्होंने खुद ही इस बारे में चर्चा की। तो एक मौका मिल गया उनसे बातचीत करने का, उनकी ज़िंदगी को समझने का। तो हम लोग भी अपने तरीके से प्रयास करते रहे। मैं भी, हमारे मुकेश जैन सर भी, विनोद जी भी, हम लोग सब अपने अपने तरीके से कोशिश करते रहे। आखिरकार किसी ऐसे ही जो जितने भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, चाहे वो जीवनसाथी.com हो या शादी.com, जो भी हो, इनके माध्यम से उनकी मुलाकात सविता जी से हुई और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनने लगी कि इनका विवाह हो सकता है। और जिस दौरान इनकी प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान हमराही के भी कुछ कार्यक्रम
रिंकूलाल जी सर ने उन्हें सुनाए और उनको सुनकर वो काफ़ी प्रभावित हुए, काफ़ी भावुक हुई। और सविता जी ही वो शख्स थी जिन्होंने कहा था कि हमराही के कार्यक्रमों को वीडियो रूप में देना चाहिए या फिर इनके ऊपर एटलीस्ट फ़ोटो तो लगाना चाहिए। तो उनके कहने के बाद से फिर हमराही के एपिसोड्स पे फ़ोटो लगाना शुरू किया था हम लोगों ने। शायद पहला कार्यक्रम किसका रहा होगा पता नहीं, याद नहीं आ रहा कि पहले किसके कार्यक्रम पे हमने फ़ोटो लगाई, लेकिन हो सकता है शिव भाई के कार्यक्रम से या उसके बाद वाले कार्यक्रम से लगाना शुरू किया हो, सविता जी के ही कहने पर। और समय समय पर आज भी आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोग्राम पर उनके कमेंट्स आते हैं। हाल ही में सोनाली जी के प्रोग्राम पर भी उनकी शानदार प्रतिक्रिया आई कमेंट के रूप में। तो आखिरकार फिर रिंकूलाल जी सर और सविता जी का विवाह हो गया और 28 फरवरी 2021 को ये प्रोग्राम उनके साथ रिकॉर्ड होकर के प्रसारित किया गया। इतनी लंबी प्रक्रिया चलने के बाद में इनके विवाह की डेट शायद मेरे ख्याल से फरवरी में ही थी, फरवरी की शुरुआत में 2 फरवरी के आसपास या ऐसे ही कुछ है, 2-3 फरवरी के आसपास ही। और चूँकि दोनों को ही ज़िंदगी का लंबा चौड़ा अनुभव है तो इसलिए प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। आज एक बेटा और एक बेटी हैं उनके, तो बहुत खुशी से वो लोग अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं इस विवाह में भी और विवाह से पहले या विवाह के बाद भी इस परिवार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आदरणीय रिंकूलाल सर और सविता मैम दोनों ही आए कार्यक्रम में, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी की कहानी बताई, जो कि दोनों की ही कहानी अपने आप में काफ़ी दुखद। बाकी तो आप लोग प्रोग्राम सुन सकते हैं। ये एक ऐसी पहली जोड़ी थी जो सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से या किसी मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म की मदद से मिली थी हमारे हमराही में आने वाले जितने परिवार थे उनमें से। और आज तकरीबन 1100 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को सुन चुके हैं। तो अपने आप में ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और यही होता है दोस्तों इन्वॉल्वमेंट। सविता जी ने जब रिंकूलाल जी के साथ ज़िंदगी बिताने का निर्णय लिया तो पूरी तरह से वो अपने उस रिश्ते को निभा रही हैं, हर परिस्थिति में निभा रही हैं, रिंकूलाल जी का साथ दे रही हैं। और आप देखिए उनके पास तमाम साधन हैं मनोरंजन के भी, वो साइटेड हैं स्वयं, तमाम चीज़ें वो देख सकती हैं। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद, पूरी तरह से इस फील्ड को यानी ब्लाइंड फील्ड में आने के बाद, विशेष बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को भूल जाइए, इस एक वाक्य को याद रखिए कि विशेष बात यह है कि ब्लाइंड फील्ड से जुड़ने के बाद उन्होंने ब्लाइंड फील्ड को अपनाया भी है। और ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। लोग ब्लाइंड फील्ड से जुड़ तो जाते हैं लेकिन शायद उसे अपना नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और वे देखिए आज ये कार्यक्रम भी सुनती हैं रिकॉर्डिंग क्लब के, उनके पास तमाम दूसरे साधन हैं, वो और कुछ भी सुन सकती हैं, लेकिन फिर भी इनको सुनने के लिए वक्त निकालती हैं, कमेंट करती हैं और तमाम साथियों से जुड़ी रहती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को और आभार व्यक्त करता हूँ इनका। और ऐसे ही हंसी खुशी इनकी ज़िंदगी चलती रहे, यही दुआ करता हूँ। बहरहाल आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को तो अब समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अब आगे फिर एक से ज़्यादा कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 32 कार्यक्रमों के बाद में बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होंगे जिन पर मैं शायद ज़्यादा कुछ कह पाऊँगा। देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जिनके बारे में कुछ विशेष बात रही होगी, लेकिन जो भी होगी वो आपके सामने ज़रूर आएगी। चलिए
फिर मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।